हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का सिलेबस। टीआरए क्या है? तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है ना। और जूनियर अकाउंटेंट आप सभी जानते हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका सिलेबस है वो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में पूछा जाएगा। आप सभी को पता है कि ये दोनों पार्ट है ना 450 मार्क्स के होंगे। तो इसके अंदर जो सामान्य वित्त एंड लेखा नियम है ये आपका 75 मार्क्स का पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का। इसके लिए आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का कितना 3 मार्क्स का पेपर होगा। ये सब आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या है, इसके 4 चैप्टर देख चुके हैं, है ना। 4 अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? 4th ही चैप्टर चल रहा है, 4th नंबर का चैप्टर चल रहा है आपका। आ जाइए, देखिए ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 4, ठीक है। इसमें सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशियों को कोषागार में भुगतान। तो नियम 42 से लेकर 60 है। तो इसके क्या है, पार्ट 3 तक तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चैप्टर 4 के पार्ट 3 तक तो चैनल पे आप देख लीजिए। आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट करा दिया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जिसमें सामान्य नियम जो 42 से 44 तक थे, रसीद बुकों का प्रारूप एंड अभिरक्षा 45 से 47, नकदी का कार्य करने वालों के लिए निर्देश 48 से 53। तो आज हम इसमें देखेंगे 4th पार्ट के अंदर जो इसका भाग 4 है और 5 दोनों कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कोषागार के भुगतान और अन्य प्रावधान दे रखे हैं। तो 54 से लेकर 60 तक के नियम देखते हैं। आ जाइए बिना देरी से। और लास्ट में क्या था, हमने जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछा था, होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, तो उनके आंसर भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बताइए, देखिए ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया था जीएफ एंड ईआर के नियम 47 का संबंध इनमें से किससे है? रसीद बुकों का प्रारूप, क्या जो जीएफ एंड ईआर का नियम 47 है, क्या उसमें रसीद बुकों का प्रारूप दे रखा है? भुगतानकर्ता को रसीद देना बता रखा है, या रसीदों की डुप्लीकेट प्रतियों जारी करना, जो डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं वो जारी करने के बारे में नियम है, या राजकीय धनराशियों की लेखांकन करना, ठीक है। जो गवर्नमेंट का जो पैसा रिसीव होता है उसकी मतलब उसको अकाउंटिंग करना, उसको रिकॉर्ड लिखना, ये इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकेंड आराम से टाइम लेकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जिन्होंने भी इसका आंसर नहीं दिया, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसीदों की डुप्लीकेट प्रतियां, है ना। डुप्लीकेट कॉपीज़ की बात करता है नियम नंबर 47। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे 2। रोकड़ पुस्तिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। जो रोकड़ पुस्तिका कौन सी होती है, कैश बुक की बात कर रहा है। कैश बुक से रिलेटेड इनमें से कौन से जो ये स्टेटमेंट दे रखा है कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है, जैसे ही धन संबंधी लेन देन पूरे किए जाएं उन्हें तुरंत रोकड़ पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा। तो क्या कार्यालय अध्यक्ष ही उसे प्रमाणित करता है, और क्या जो भी पैसा रिसीव होगा उसको तुरंत कैश बुक में डिपॉजिट किया जाएगा? बताइए। बी ऑप्शन दे रखा है, रोकड़ पुस्तिका में एक बार की गई प्रविष्टि को मिटाना या उस पर ओवर राइटिंग करना पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या है, निषेध है। अगर जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कैश बुक, है ना, अब ये रोकड़ पुस्तिका गलत लिख गया है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से गोला बना दिया जाएगा, ना कि इसे काटा जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे काटा पीटी नहीं करनी है, आप क्या करेंगे, इस पर गोला बना देंगे इस तरीके से, जिसकी भी आपको एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और ये ए पॉइंट भी ठीक है। अब सी पॉइंट क्या है, रोकड़ पुस्तिका प्रतिदिन बंद की जाएगी। क्या रोकड़ पुस्तिका को, कैश बुक को फाइनली जो पर डे के ट्रांजेक्शन होंगे लास्ट में उसको क्लोज किए जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं। तथा उसकी पूर्ण जांच लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वाउचर, रसीद और चालान आदि से मिलाकर जो मिलान कर योग्य का सत्यापन कर की जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल की जाएगी, ये भी ठीक है। तो ये क्या है, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ये फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं, तो गलत कोई सा भी तथ्य नहीं है, ठीक है। आ जाइए, अब चलते हैं भाग 4। भाग 4 क्या कह रहा है, कोषागार में भुगतान, है ना। अब जैसे कोषागार में जो पेमेंट हुई है, रिसीव हुआ है, तो उसका क्या करना है, कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए नियम 54 बोलता है, कोषागार या बैंक में राशियों का भुगतान कैसे किया जाएगा? नकद में कर सकते हैं, ई भुगतान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। जैसे मान लीजिए आज हम यूपीआई कर रहे हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है। चेकों के द्वारा किया जा सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के द्वारा किया जा सकता है, बैंक ड्राफ्ट जो होते हैं, ठीक है।
बैंकर्स चेक से पेमेंट की जा सकती है, पोस्टल ऑर्डर से भी पेमेंट की जा सकती है। तो जो कोषागार और बैंक में राशि को पे करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड हैं? कैश पेमेंट कर सकते हैं, ई भुगतान कर सकते हैं, चेक के द्वारा कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं, बैंकर्स चेक्स कर सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर से किया जा सकता है। और ये जो नियम है ये कब प्रतिस्थापित किया गया है? 29/11/2007 द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका पॉइंट नंबर 2 है चालान। कोई भी व्यक्ति है जो पैसा जमा कराना चाहता है, सरकारी लेखों पर कोषागार बैंक में राशि का भुगतान करता है, तो उसके लिए कौन सी प्रपत्र संख्या है? प्रपत्र GA 57 में एक चालान प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोषागार में धनराशि जमा कराई जा रही है या बैंक में धनराशि जमा कराई जा रही है, तो उसके लिए प्रपत्र संख्या कौन सी हो गई? GA 57। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 57 में, ठीक है। इसमें वो चालान प्रस्तुत करके पैसे जमा कर सकता है, जिसमें भुगतान की प्रकृति, किस तरीके का भुगतान किया जा रहा है, व्यक्ति या सरकारी अधिकारी जिसके लेखों में भुगतान किया गया है, तथा बदले में दी जाने वाली रसीद तैयार करने के लिए, जमा के समुचित लेखे वर्गीकरण के लिए एवं जहां आवश्यक हो सरकार एवं संबंधित विभागों में उसके आवंटन के लिए आवश्यक समस्त सूचनाओं का विवरण दिया जाएगा। विभिन्न लेखा शीट्स में जमा कराने योग्य राशियों के पृथक पृथक चालान उपयोग में लाए जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नियम 55 क्या कहता है? नियम 55 कहता है चालानों की प्रतियां, कॉपीज ऑफ चालान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो फिजिकल चालान के मामले में, अगर जैसे मान लीजिए आप कोई फिजिकल चालान भर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, इसकी 2 कॉपियां निकलवानी पड़ेंगी। जैसे ये चालान हो गया, इसमें नाम वाम हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया, एक कॉपी हो गई, फिर उसके बाद दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, इस तरीके से आप छाप लेंगे, ठीक है। फिजिकल चालान पेश किए जा रहे हैं तो जनरली क्या होगा, आप 2 कॉपियाँ इसकी निकालेंगे। अगर ये कॉपी किसी अन्य व्यक्ति को भी देनी है तब आप इसकी 3 फोटोकॉपी कराएंगे, ठीक है। 3 मतलब 3 पेपरों में ये चालान की कॉपी निकाली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने चालान क्या है, ई ग्रास के माध्यम से बनाए गए हैं, ठीक है। तो ई ग्रास के माध्यम से बनाए गए हैं, तो यहाँ पे कितनी 5 प्रतियों में चालान तैयार किया जाएगा, है ना। 5 फोटोकॉपी निकाली जाएंगी चालान की। और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ई ग्रास से बने हुए चालान है तो कितनी 5 फोटोकॉपी, और अगर फिजिकल चालान पेश किया जा रहा है तो उसकी 2 कॉपियाँ, और किसी अन्य व्यक्ति को चालान देना है तो 1 कॉपी एक्स्ट्रा निकाली जाएगी, मतलब 3 चालान की कॉपियाँ निकाली जाएंगी। अब इसमें नोट है कि 4 जुलाई 2014 से, ठीक है, जब 4 जुलाई 2014 के बाद जो फिजिकल चालान होते हैं जो हाथ से बने होते थे, अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, बैन हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, जिससे राशि जमा करना बंद कर दिया गया है। अब मात्र ई ग्रास वेबसाइट से बने हुए चालान ही मान्य होते हैं। तो ई ग्रास वेबसाइट से बने हुए चालान में कितनी फोटोकॉपीज होती है? इसमें 5 प्रतियाँ होती है, 5 फोटोकॉपीज होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये डेट याद रखनी है, 4 जुलाई 2014 से जो फिजिकल चालान है वो पब्लिश, मतलब उनको इशू करना खत्म हो गया है। अब कौन से ई ग्रास के माध्यम से जो चालान इशू किए जाते हैं वही किए जा रहे हैं। अब नियम 56 क्या कहता है? नियम 56 में विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर हस्ताक्षर, साइनिंग ऑफ चालान बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर कैसे किए जाएंगे? देखो, अगर जैसे मान लीजिए जो विभागीय अधिकारी का कार्यालय है उसी क्षेत्र में है और वहीं पर जो चालान पेश किया जा रहा है तो उसका अधिकारी साइन कर देगा, है ना। जब उसी स्थान पर जिस पर भुगतान से संबंध रखने वाले विभागीय अधिकारी का कार्यालय है तो कोषागार में किसी निजी व्यक्ति द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है, तो चालान बैंक या कोषागार में प्रस्तुत किए जाने से पहले उस अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो भी कार्यालय का अधिकारी होगा, विभागीय अधिकारी होगा, ठीक है, वो उस पर साइन करेगा। उसके जिसके के लेखे में राशि जमा कराई जानी है, विभागीय अधिकारी चालान को जुर्माना कर्ता को देने से पूर्व उसमें किए गए वर्गीकरण की विशेष रूप से जांच करेगा और ऐसे चालान कोषागार अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना सीधे बैंक में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गजेटेड ऑफिसर ही इस पर साइन करेगा, नॉन गजेटेड ऑफिसर भी इस पर साइन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट याद रख लें कि सरकार द्वारा प्राधिकृत अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी भी चालान पर हस्ताक्षर कर सकता है। अगर सरकार ने किसी एम्प्लॉय को एज ए डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया गया है चालान पे साइन करने के लिए, तो वो भी इस पे साइन कर सकता है, अगर वो नॉन गजेटेड ऑफिसर हो तब भी, ठीक है। वर्तमान में कौन? आबकारी निरीक्षक, जो आबकारी राजस्व के लिए क्या है, इस पे साइन कर सकता है। और बीमा सहायकों को राज्य के बीमा के लिए पंचायत समिति, स्थानीय निकायों द्वारा जमाओं की चालानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, साइन करने के लिए इनको ऑथराइज किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नियम 57 कहता है चालानों के विशेष प्रपत्र, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ चालान, ठीक है। अब चालानों के स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कृषि, आयकर मतलब एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है, इनकम टैक्स की बात कर रहा है ना, इनकम टैक्स, बिक्री कर जो सेल्स टैक्स होता है, यात्री एंड माल कर की बात कर रहा है, मनोरंजन एंड विज्ञापन टैक्स, रोड टैक्स, राजस्थान मोटर यान
कराधान नियमों के अंतर्गत फीस, भूमि एवं भवन कर, आबकारी बकाया, स्टंप पंजीयन शुल्कों, राजस्व, सिंचाई बकाया, विलासिता कर या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य बकायों के प्रावधानों के लिए प्रस्तुत चालानों के विशेष प्रपत्र के साथ जमा कराई गई राशि बैंक द्वारा सीधे ही प्राप्त की जाएगी, चाहे चालानों पर विभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हों। तब भी इनसे रिलेटेड जो अपन ने ये पढ़ के आए ना सारे, तो ये सारे क्या है डायरेक्ट भी जमा कराए जा सकते हैं, विभागीय अधिकारी के इस पर साइन की कोई जरूरत नहीं है। टैक्सेस से रिलेटेड मान लीजिए आप सारी चीज़ें, टैक्स ही है इसमें, जो शुल्क हो गया, राजस्व हो गया, सिंचाई कर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बिक्री कर हो गया है ना, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, मनोरंजन टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सों पे अगर इससे रिलेटेड कोई भी चालान पेश किया जाता है तो बैंक उनको मना नहीं करेगा कि इस पे अधिकारी की विभागीय अधिकारी द्वारा पहले साइन करा के लाइए, वो डायरेक्ट भी इसको जमा कर लेंगे। ठीक है। चालानों के छपे हुए प्रपत्र विभागीय अधिकारी, कोषाधिकारी द्वारा निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। विभागाध्यक्ष किसी प्रकार के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए ऐसे छपे चालानों को भी व्यवस्था करेगा जिसमें लेखा वर्गीकृत हो। ठीक है। ई ग्रास के अंतर्गत सिस्टम द्वारा निर्मित चालान ई चालान प्राधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। और ये जो सिस्टम है ई ग्रास वाला, ये कब से प्रतिस्थापित किया गया है? 11/19/2013 द्वारा अंत स्थापित किया गया है ये वाला नियम। ठीक है। अब देखिए भाग 5 क्या कह रहा है। भाग 5 अन्य प्रावधानों की बात कर रहा है। इसमें क्या है? नियम 58 है। नियम 58 का बात कर रहा है प्राप्तियों का सीधे भुगतान के लिए उपयोग। ठीक है। अब जो जितनी भी जो जैसे मान लीजिए ये है आप कोषागार। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपीज़ जमा हुए हैं, है ना। अब ये 10 लाख रुपये यहाँ जमा हुए हैं इस कोषागार के अंदर, बैंक बोल लीजिए इसको। ठीक है। ये बैंक के अंदर जमा हुआ है। अब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस किए ये रोड बनाने के लिए मान लीजिए, है ना, ये रोड बनाने के लिए खर्च किया और अब 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो क्या ये बैंक में जो 10 लाख रुपए जमा हुए हैं कि डायरेक्ट यहाँ से निकाल के यहाँ खर्च कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा? जब तक सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाएगा तब तक जो पैसा बैंक में जमा हुआ है वो पैसा कहीं और अन्य खर्च नहीं किया जाएगा। ये वाली बात कह रहा है कि पैसा बैंक में जमा हो गया तो ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से इसको निकाल के यहाँ पे खर्च कर लेंगे। इसके लिए सरकार प्राधिकृत करेगी कि अब इस पैसे का क्या करना है। ठीक है। तो प्राप्तियों का सीधे भुगतान के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसीव डायरेक्टली फॉर पेमेंट, यदि कोई धनराशि कार्यालय में प्राप्त होती है तो उसका व्यय के भुगतान के लिए सीधे उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। सीधे ही डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि सरकार द्वारा इस नियम का पालन ना करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत कर दिया जाए। मतलब जब तक सरकार कोई नियम नहीं बनाती है इस पैसे को कहाँ खर्च करना है तब तक आप इस पैसे को डायरेक्टली खर्च नहीं कर सकते। ये वाली बात कर रहा है। आ जाइए नियम 59, कोषागार के लेखों से मिलान, रिकन्सिलिएशन विथ ट्रेजरी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ट्रेजरी में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो आपने पैसा डिपॉजिट करने की पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे और जो ट्रेजरी के जो शेड्यूल्स होंगे उससे चेक किया जाएगा कि भैया जो पैसा जमा हुआ है वो पूरा का पूरा जमा हुआ है या नहीं हुआ, है ना। ट्रेजरी का क्या देखा जाएगा? ट्रेजरी में रिसीप्ट देखी जाएंगे कितने रिसीप्ट हुआ है। तो उसके लिए क्या होगा? जो कार्यालय अध्यक्ष होगा, डीडीओ होगा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, एक माह में कोषागार में भेजी गई प्राप्तियों का एक विवरण तैयार करेगा तथा माह के समाप्त होने के बाद माह के दौरान कोषागार में जमा कराई गई राशि की शुद्धता के प्रमाण पत्र के लिए कोषागार की शेड्यूल से उसका मिलान किया जाएगा। ठीक है। जो भी कोषागार में पैसा रिसीव हो रहा है उसका वर्गीकरण कौन तैयार कर रहा है? कार्यालय अध्यक्ष एंड डीडीओ द्वारा तैयार किया जाता है। और ट्रेजरी का जो शेड्यूल्स है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? उसका मिलान किया जाता है कि भई जो पैसा भेजा गया है और जो शेड्यूल में पैसा रिकॉर्ड है क्या वो दोनों सेम है या गलत तो नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई भी एरर्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो विभागीय अधिकारी होगा फिर वो उसको शुद्ध करने के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर, अगर इसमें कोई भी एरर पाया जाएगा तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर क्या करेगा? उस एरर को ठीक करेगा कि भैया कहाँ पर ये मिलान नहीं हो पा रहा है या फिर पैसा भेजा था फिर डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ, सारी जाँच वाँच कौन करेगा? डिपार्टमेंटल ऑफिसर करेगा। ठीक है। कोषागार अधिकारी अपने अभिलेख से उसका मिलान कर इस प्रकार तैयार किए गए विवरण को उस पर अपने हस्ताक्षर कर लौटा देगा। यदि कोई विसंगति पाई जाए तो विभागीय अधिकारी, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसे शुद्ध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। अब देखिए नियम 60 क्या है। नियम 60 कहता है खजांची। खजांची कौन होता है? कैशियर। ठीक है। कैशियर का काम क्या होता है? कैशियर
जो भी पैसा रिसीव होता है तो खजांची तो उसको रिकॉर्ड करता है। तो खजांची की ड्यूटीज़ के बारे में है नियम 60। क्या कह रहा है, राशि प्राप्त करने उसके संभालने के लिए अधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य, ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो खजांची की ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, ड्यूटीज़ ऑफ कैशियर और एनी पर्सन ऑथराइज टू रिसीव एंड हैंडल मनी। तो क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ होंगी, खजांची कैशियर या राशि प्राप्त करने एवं उसको संभालने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राशि प्राप्त करना एवं उसकी उचित रसीद देना। ठीक है, जो भी रसीद इशू करी जाती है किसके द्वारा, कैशियर के द्वारा इशू करी जाती है। दूसरा पॉइंट है रसीदों, चालानों और वाउचरों। ठीक है, जो भी रसीद बना रहे हैं वो या चालान पेश किए जा रहे हैं या वाउचर एवं अन्य सहायक लेखे अभिलेखों से रोकड़ पुस्तिका में लेखांकन करना और उसकी उचित अभिरक्षा एवं संधारण करना। ठीक है, कोषागार में राशि ले जाना एवं वहाँ से राशि लाना, ये किसके काम होते हैं, कैशियर के काम होते हैं। अपने प्रभाव के अंतर्गत नकद शेष एवं प्रतिभूतियों अन्य मूल्यवान वस्तुओं की अभिरक्षा एवं सुरक्षा करना। बिलों, वाउचरों, उपयोग में ली गई तथा खाली रसीद बुकों, चेक बुकों आदि की अभिरक्षा। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बिलों, आदेशों, स्वीकृतियों आदि के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान करना तथा ये सुनिश्चित करना कि राशि का भुगतान वास्तविक प्राप्तकर्ता पेय को किया गया है तथा उसकी उचित रसीद ले ली गई है। सेवा, डाक टिकटों का लेखा एवं उनको जारी करना। बिल प्रेषण पंजीकरण का संधारण करना। कार्यालय व्यय, सामान की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारी को दिए गए अग्रिम का समायोजन तथा इन नियमों के अनुसार उसके वेतन अनस्पेंड शेष राशि की वसूली करना। दैनिक रूप से रोकड़ पुस्तिका कैश बुक के अंतिम शेषों का वास्तविक जांच करना। नकदी कैश संबंधी अन्य कोई कर्तव्य जो कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ के हों तो वो सारे किसके काम होंगे, वो कैशियर के काम होंगे। अब देखिए जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बताइए, सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों में सरकारी धनराशि को प्राप्त करने की विधि के बाबत चर्चा की गई है। कौन से नियम में इनमें से चर्चा की है, नियम 8 में, नियम 41 में, नियम 42 में, नियम 10 में। सामान्य वित्त जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स में सरकारी धनराशि जो गवर्नमेंट की अमाउंट होता है उसको प्राप्त करने की विधि, ठीक है, उसको रिसीव करने की विधि इनमें से किस नियम में डिस्कस किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। 10 से 15 सेकंड लेके आप इसका आंसर अभी तुरंत भी लिख दीजिए जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। देखिए आपकी कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके MCQ, ठीक है, इस चैप्टर नंबर 4 के MCQ करेंगे जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।